तो कैसे हो दोस्तों? आए सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आई नो तुम लोग वेट कर रहे थे इस लेक्चर का। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड एज फास्ट एज आई कैन। ठीक है। तो अभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। हमारा टारगेट है 80/25 और आज हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, छोटे छोटे हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन से। ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए ग्रेविटी से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम डायरेक्टली वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम पहले क्वेश्चंस लगाओगे उसके टेस्ट बुक में जाके, तो अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता होगा तो इजी से इजी क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये चीज़ तुम एक बार ध्यान में रख लोगे और एक चार्ट प्रिपेयर कर लोगे ना फॉर्मुलेज वगैरह का, तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत जल्दी से। ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो जैसे हमारे पास 2 मास गिवन है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी, उसी को ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इससे दिया जाएगा G m1m2/r²। अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी तो हमेशा अपोजिट होगी। अगर इसको मैं आर कैप बोल दूँ इस डायरेक्शन को, ठीक है, तो m1 की 1 पे जो 2 की वजह से लगी है, ठीक है, जो 1 2 पे लगा रहा है वो माइनस आर कैप होगा। ठीक है। और 2 जो 1 पे लगा रहा है वो आर कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्शन कैसे होगी। तो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी क्योंकि अट्रैक्टिव है। तो इस ये जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो बेसिक आइडिया तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके अंदर जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है। आर क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन से तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले तो पता होना चाहिए मीडियन क्या होती है। ठीक है। मीडियन से भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। कोई भी एक ट्रायंगल है, तो अगर एक पॉइंट से तुम दूसरी तरफ एक लाइन डालोगे और ये इक्वली डिवाइड कर देती है इस लाइन को, तो इसे मीडियन बोलते हैं। तीनों कॉर्नर से अगर हम इस तरह से मीडियन डालें तो ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड जी। ठीक है। जी से दिखा देते हैं। तो अगर ये ए है, ये बी है, सी डी ई और एफ। ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मीडियन जो है हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है इस लाइन को। ठीक है। तीनों तरफ से। तो अगर मैं इसे बोलूँ कि अब यहाँ से ए जी की वैल्यू क्या है, तो ए जी होगी 2/3 ए बी। ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। वहीं अगर बी जी पूछा जाए तो वो होगा 1/3 ए बी। ठीक है। इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए ये तीनों तरफ ही लाइन में एप्लीकेबल है। तो अगर तुम्हें कई बार ये लेंथ दे दी जाती है पूरी पूरी और तुम्हें अपर लेंथ पूछी जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे 3 मास गिवन है कॉर्नर्स पे m m m और बीच में सेंट्रॉइड पे मास है 2 है। हमसे पूछा गया है इन तीनों मास से इस सेंट्रॉइड पे कितनी फोर्स लगेगी, नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हमें इसकी वजह से फोर्स निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी वजह से फोर्स निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी वजह से फोर्स निकालनी पड़ेगी, फिर उनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो उससे भी इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ये हो गई। अब इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है। इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। और फोर्स कितनी लग रही है? 2m², 2mm हो जाएगा डिवाइड बाय इस डिस्टेंस को अगर मैं r बोल दूँ तो यहाँ पे भी r है, ये भी r है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। तो r² और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल जी, ये होगी। और इससे भी इतनी फोर्स होगी, लेकिन है डायरेक्शन अलग अलग। डायरेक्शन क्या है रिजॉल्व कर लेंगे। देखो ये वेक्टर है, इसे हम ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही इस वेक्टर को भी हम ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये पूरा 60 था, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए हम कर सकते हैं ये काम। तो ये 30 है, ये भी 30 होगा। तो अगर मैं इसको f बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इधर भी f है, इधर भी f है। अगर ये वाली तुम डायरेक्शन में निकालोगे तो फोर्स इधर को लग रही है और मैग्नीट्यूड सेम है 2m² डिवाइड बाई ये डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी हमारा वही हो जाएगी। ठीक है। मतलब f की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पे क्या है? f हो जाएगी। इस डायरेक्शन में f लग रही है, इस डायरेक्शन में कहा गया है। देखो ये अगर f है तो ये f cos थीटा हो जाएगा 30 और ये f sin थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इस डायरेक्शन में f लग रही है तो ये भी क्या हो जाएगी? f cos थीटा और f sin थीटा। अब हमने डिवाइड कर ली। ठीक है। तो देखो ये दोनों जो कंपोनेंट है ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड है। लेकिन जो ये वाले हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ इसकी वजह से भी f sin थीटा है और इसकी वजह से भी f sin थीटा है, तो 2f sin 30 हो जाएगी। ठीक है। ये फोर्स है नेट जो नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है। अभी ऊपर की तरफ कितनी लग रही है? तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला था G 2m² डिवाइड बाई डिस्टेंस सेम है r।
ठीक है, तो यही फोर्स थी, तो ये लग रही है, तो इसे हमने F बोला हुआ है, तो इस डायरेक्शन में F लग रही है। और अब इस डायरेक्शन में क्या है, 2F sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे भी F लग रही है, तो इस डायरेक्शन में भी F लग रही है और इस डायरेक्शन में F लग रही है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे पहले कैंसिल हो गई थी, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 2m पे 0 हो जाएगी। तो आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन की फोर्स निकालो, तो वैल्यूज पर करनी है, आंसर निकाल देना। नेक्स्ट है हमारा केपलर्स लॉ, इस पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, तो तुम्हें तीनों लॉ पता होने चाहिए। पहला है हमारा एलिप्स का, तो देखो एलिप्स तुमने मैथ में पढ़ा होगा। एलिप्स क्या होता है, एक इस तरह की शेप होती है जिसके अंदर 2 फोकाई होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर तुम कुछ भी एक लेंथ निकालोगे, ये वाली, तो इस लेंथ प्लस दिस, तो ये सम हमेशा सेम रहता है, पूरा ऐसे घुमा दोगे तो ये एलिप्स बन जाता है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस बराबर होती है यहाँ से इस पॉइंट के बीच में जितनी लेंथ है उसके इक्वल होती है इसकी लेंथ, ठीक है। तो ये एलिप्स बन जाता है। तो अभी एलिप्स का यहाँ पे क्या यूज़ है, तो प्लानिटरी मोशन के अंदर ये है कि जो हमारा सन है वो एक फोकस पे है और जो हमारी अर्थ है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। तो कोई भी प्लैनेट होगा वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, यही केपलर का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट का। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आती है, 2 चीज़ में पता होनी चाहिए। ये हमारा जो पॉइंट है इसे पेरिहिलियन बोलते हैं, पी से दिखाते हैं, और जो सबसे दूर है उसे हम एपिहिलियन, ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें नाम पता होने चाहिए। जो एपिहिलियन है वो फारदेस्ट है, ठीक है, और जो क्लोजेस्ट है वो पेरिहिलियन है। और हाँ, अभी तुम्हें ये पता होना चाहिए, दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ एरियाज, कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कवर होगा। मान लो यहाँ पे हमारी अर्थ थी, वो यहाँ से यहाँ तक गई, तो डेल्टा टी टाइम में जितना भी ये एरिया कवर किया, उस डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे भी एरिया सेम कवर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एरिया सेम कवर होगा। तो यहाँ पे वो एरिया थोड़ा ज़्यादा बैठेगा, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाती है ताकि इक्वल एरिया कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डेल्टा टी टाइम लगा था, यहाँ पे भी डेल्टा टी टाइम लगेगा इस एरिया को कवर करने में, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो पेरिहिलियन पे स्पीड ज़्यादा होगी अर्थ की एज कम्पेयर टू एपिहिलियन, ठीक है। तो यहाँ से पास आते आते स्पीड इंक्रीज हो जाती है ताकि इक्वल एरिया कन्वर्ट वो कर सकें, ठीक है। और इक्वल एरिया, अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है r क्रॉस p डिवाइड बाई 2m, ठीक है। ये r क्रॉस p क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और ये मास है अर्थ का, ये जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है। और हमें पता है जो ग्रेविटी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/2m, और अगर L कांस्टेंट है और M कांस्टेंट है, तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, A/T L/2m, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और तुम सॉल्व कर देना, ठीक है। तीसरा जो लॉ है हमारा वो तुम्हें पता होना चाहिए, उसे हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे सन है, और ये एक प्लैनेट है, ये दूसरा प्लैनेट है, और देयर कैन बी थर्ड प्लैनेट टू, ठीक है। तो मान लो इसकी जो डिस्टेंस है वो r2 है, इसकी डिस्टेंस r1 है, इसकी डिस्टेंस r3 है, ठीक है। पहले वाले को t1 टाइम लग रहा है पूरा कवर करने में, दूसरे वाले को t2 टाइम लग रहा है, इसको t3 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है r³ के, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा, मींस अब ये याद कैसे रखना है तुम्हें, t1 स्क्वायर डिवाइड बाई r1³ इक्वल टू होगा t2 स्क्वायर r2³ के, और t3 स्क्वायर r3³ के, या फिर अगर कोई फोर्थ भी आ जाता है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तुम डायरेक्ट यूज़ करके चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। कई बार क्या कि 2 का टाइम पीरियड दे देगा, एक की रेडियस दे देगा, और दूसरे की फिर रेडियस पूछी जाएगी, तो तुम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। ये केपलर का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ एरिया, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। और एलिप्टिकल के अंदर तुम्हें याद रखना है पेरिहिलियन, एपिहिलियन। तो बाकी एक और क्वेश्चन बन जाता है, देखो जैसे अगर हमारा ये एलिप्टिकल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ कोई प्लैनेट है मूव कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें कई बार क्या है कि यहाँ पे इसका m तो सेम रहेगा, और इसकी v1 दे दी जाएगी और r1 दे दी जाएगी, और एक यहाँ पे है अपोजिट पॉइंट इसका, ठीक है। ये बताया था मैंने तुम्हें, एपिहिलियन है, ये पेरिहिलियन है। यहाँ पे m सेम रहेगा, यहाँ v2 दे दी जाएगी, r2 दे दी जाएगी, और इन v1 r1 v2 r2 में से कोई सा भी एक हमें मिसिंग होगा, वेरिएबल होगा, जिससे हमें पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये mvr है क्या, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, m1 v1 r1 m2 v2 r2, m तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा,
और तुम इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हो फोर्थ वेरिएबल निकालने के लिए, ठीक है। कोई सी भी 3 चीज़ गिवन होंगी, फोर्थ पूछी जाएगी तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, बताता हूँ। मतलब एक है हमारा एक होलो स्फेयर है, ठीक है। होलो स्फेयर मीन्स अंदर से खाली है, शेल टाइप स्ट्रक्चर है, और कोई एक इसका मास है कैपिटल एम, बाहर एक स्मॉल रखा हुआ है, इसका मास है स्मॉल एम। तो इस पर फोर्स कितनी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, हमें एज्यूम करना है कि ये सारा मास इस सेंटर पे है इसके स्फेयर के, और अब इसके बीच की डिस्टेंस जो भी होगी, और फोर्स कितनी हो जाएगी, Gmm/r², ठीक है। इस तरह से हमें फोर्स निकालनी है। अगर ये बाहर ना होके अंदर होता और ये होलो स्फेयर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशन फोर्स वो 0 लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी अंदर कहीं पे भी हो, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। अब तीसरी चीज़, अब ये हमारा जो मास है ये होलो स्फेयर नहीं है, ये सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। तो अभी जो बाहर m है उस पर कितनी फोर्स लगेगी, सेम रहेगी, सारा मास सेंटर पे है, Gmm/r²। लेकिन अब अगर ये अंदर आ जाए, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है, और ये पूरा पूरा कैपिटल R है, तो अभी इस पर कितनी फोर्स लगेगी, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, Gm/r³ × r, ठीक है। यही होती है फोर्स। तो इसे तुम अर्थ से रिलेट कर सकते हो कि अर्थ के अंदर अगर कोई डेप्थ पे चला जाए अंदर, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से r हो, तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, तो यहाँ पे मास m ही हो जाएगा, और ये रेडियस अर्थ की हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर r कैपिटल R के बराबर हो जाए तो ये आगे यहाँ पे इसका मास और लिख देते हैं, फोर्स है ना, तो यहाँ पे m मास है। तो अगर ये r कैपिटल R हो जाए तो r² हो जाएगा यहाँ पे, हमें दोबारा से वही फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, अंदर की तरफ फोर्स निकालने के लिए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, उसके लिए तुम्हें ये याद रखना है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका टोटल मास m ही है, 4/3 पाई r³, ये डेंसिटी है अर्थ की। तो इससे हमने ये फॉर्मूला निकाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें याद रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, और फिर हम उसे देखेंगे कि g चेंज कैसे हो रहा है अगर अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं या अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं, तो जी चेंज कैसे होगा, वो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। तो सबसे पहले जी निकालेंगे कैसे। तो देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा तुम आसपास हो अर्थ के, ठीक है, तो वहाँ पे जी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम मानेंगे कि जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास है, तो इसे रेडियस अर्थ की काउंट करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है तो उस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रही है, और वो किसके बराबर है, mg फोर्स इक्वल टू है Gm/r² प्लस h², ठीक है। अगर ये हाइट h पे है तो ये इसके इक्वल टू होगी, ठीक है। यही तो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये mg के बराबर होगी। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और g मिलेगा हमें, ये Gme/re प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन हम नॉर्मली क्या है कि h को जब re रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर होती है अर्थ की, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो जब h वेरी स्मॉल है तो इसे हम नॉर्मली re² ही लिखते हैं। तो ये स्मॉल g की वैल्यू होती है, ठीक है। ये अभी एक नॉर्मल वैल्यू है, ये अर्थ के सरफेस पे अगर तुम निकालोगे तो उसकी वैल्यू इतनी रहती है, जो कि 9.8 मीटर/सेकंड² निकल के आती है, ठीक है। अभी हमें निकालना है कि अगर हम इस सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, ये है, मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ये h हाइट पे है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ g@h हाइट, ठीक है। और g की वैल्यू क्या निकल के आई थी, Gme/r², ये ग्राउंड सरफेस पे थी, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, GH/g, ठीक है। तो ये निकल के आएगा re/re प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 - re/h की पावर -2। इसे जस्ट re को नीचे लेके जाओ, 1 + h/, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो re नीचे जाएगा तो 1 + h/re, अब 2 पावर है तो रेसिप्रोकल करोगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला हमारा ये आ गया, किसी भी हाइट पे तुम्हें निकालनी है तो वो होगी g 1 + re/h की पावर -2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी अगर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, मतलब ये तो एक तो जनरल फॉर्मूला है, तुम्हें याद ही रखना है।
लेकिन थोड़ा सा ये ईजी वे में लिखा जा सकता है, वो होगा मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे इसका, तो जी एच हो जाएगा जी 1 माइनस 2, एक मिनट, ये एच ओवर आ रही था ना, तो हो जाएगा 1 माइनस 2h ओवर आर। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। अब तुमसे देखोगे जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जी की वैल्यू, ये जी ग्राउंड पे है तो ये एच हाइट के साथ डिक्रीज हो रही है, तो ये तुम्हें याद रखना है और ये भी तुम्हें याद रखना है। अब अगर हम डेप्थ अंदर की तरफ निकालें, ठीक है, तो जिस तरह से अगर मान लेते हैं डी डेप्थ पे है, तो अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसे साफ कर देते हैं। तो तुम्हें ये और कुछ याद नहीं रखना, तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला याद रखना है, ठीक है, इससे ही ये निकल के आया है, ठीक है। अब ये डेप्थ के लिए और याद रखना है, ये डेरिवेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ से हमारी जो स्मॉल आर है वो हो जाएगी आर ई माइनस डी, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पे जो वैसी नेट फोर्स है वो एम जी लग रही है, ठीक है, और जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया था, अगर अंदर की तरफ पूछा जाए जी एम ई ओवर आर ई क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाली आर कितना है, आर ई माइनस डी, ठीक है, तो ये लग रही है यहाँ पे, और ये एम भी था तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू मिल जाएगी हमें ये जी एम ई, मतलब यही लिखी हुई है ऊपर, ठीक है, यही स्मॉल जी की वैल्यू है, ये जी है हमारी डेप्थ पे। अगर डेप्थ ना हो तो सिंपल वही रहेगी, ये रही जी रहेगी जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ से तुम्हें रिलेशन निकालनी है, तो जी डी ओवर जी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जब तुम इसे इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आर ई माइनस डी ओवर आर ई बचेगा, ठीक है, यहाँ से इसे तुम दोनों के उसमें ले जाओगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी ओवर आर ई जी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये है जो तुम्हें याद रखना है, पहला ये है, दूसरा ये है, हाइट के साथ भी डिक्रीज हो रहा है और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज हो रहा है, एज जैसे तुम डेप्थ ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी तो ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी जी से, ठीक है। तो मैक्सिमम जी कहाँ होता है, इस पे होता है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे, मतलब अर्थ के, तो मैक्सिमम जी यहाँ पे है। अगर तुमसे ग्राफ पूछा जाएगा, ठीक है, तो जी की वैल्यू अगर ये हमारा सेंटर है अर्थ का, तो यहाँ से स्टार्टिंग में इंक्रीज करती है, उसके बाद फिर डिक्रीज करती है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है अर्थ का, या फिर से मैं आर ई बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये आर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो आर ई पे मैक्सिमम है, बाकी फिर डिक्रीज हो रही है, उससे पहले भी डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ और ये एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, ठीक है, ये दोनों तो सेम ही है। ये 3-4 चीज़ तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बाकी एक और चीज़ है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना वो थोड़ा सा ओवल टाइप होता है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मैं पूछूँ कि पोल पे या इक्वेटर पे जी की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। ओबलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक है, ये ज़्यादा वाइड कर दिया मैंने लेकिन इतना नहीं होता। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि कहाँ पे ज़्यादा है, तो देखो ये जो हमारी जी डिपेंड कर रहा है आर ई पे, तो आर ई यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, इक्वेटर पे, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे जी अगर मैं बोल दूँ जी इक्वेटर, यहाँ बोल दूँ जी पोल, तो जी एट पोल विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये आर ई कम रहती है एज कम्पेयर टू दिस आर ई, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, पोल पे ज़्यादा होती है ग्रेविटी की वैल्यू एज कम्पेयर टू इक्वेटर पे। और ये फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला, ये ग्राफ और ये 2-3 चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है बस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो स्पेस के अंदर कोई भी एक मास m है, ठीक है, अभी इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक स्पेस इंटरस्टेलर स्पेस में पड़ा हुआ है, किसी भी ग्रेविटी में नहीं है ये, तो इसके लिए कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। अभी एक दूसरा m मास है जिसे तुम्हें इसके पास लेके आना है, ठीक है, तो अभी इसकी ग्रेविटी में ये आएगा, तो इस पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इस मास को यहाँ पे लाने में, दूसरे मास को, ठीक है, तो उस वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जितना भी वर्क करना पड़ेगा उसे यहाँ तक लाने में, तो वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, उसे ही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो अभी सिंगल मास है, कुछ नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वहाँ से एक किसी मास को यहाँ पे लाने में, ठीक है, r डिस्टेंस पे
लाने में, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है, तो कितना वर्क किया जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी v से अगर मैं दिखाऊं तो -G m1m2/r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इतनी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है कि ये 4 मास है, एक हमारा स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर इन लोगों ने बना लिया है, ये L लेंथ है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। तो अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है, सिस्टम को बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक m मास आया होगा, ठीक है, तो उसे लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। इस दूसरे को लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, -Gm²/L, ठीक है, Gmm/r। तो अभी तो ये 2 बन गए, ठीक है। अभी तीसरे मास को तुम यहाँ पे लेके आए तो ये इन दोनों की ग्रेविटी में आया है, तो इस पे इसकी वजह से कितना वर्क करना पड़ा, तो ये तो इसे सेपरेट रखो। अब इस तीसरे मास को हम लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा -Gm²/L, और इसकी वजह से कितना है, ये लेंथ निकालोगे, ये हो जाएगी √2L, ठीक है। तो इसी पे कितना आ जाएगा, -Gm², ये हो जाएगा √2L, ठीक है, -Gmm/r, यही तो फॉर्मूला है। ये इस मास को लाने में हुआ। अब इस मास को लाने में कितना वर्क किया गया, सबसे पहले इसकी वजह से होगा, तो -Gm²/L, फिर इस मास की वजह से मैं निकाल दो, -Gm²/L। अब इस मास की वजह से कितना हो जाएगा, ये लेंथ भी √2L हो जाएगी, तो -Gm²/√2L, ठीक है। तो ये टोटल वर्क डन है इन सारे सिस्टम को लेके आने में। तो इसे अब सबको हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो -4 Gm²/L, और ये है हमारा 1 और 2, तो -2/√2 Gm²/L। तो ये होगा टोटल वर्क डन जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है। इसे यहाँ से √2 से ये भी √2 हो जाएगा। तो ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पे तुम इसे भी कॉमन ले सकते हो, तो और थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, बाकी यही टोटल एनर्जी होगी। तो इस तरह से तुम्हें कैलकुलेट करना है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है बस ये m1m2/r, ठीक है। अभी ये बात हो गई है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं एस्केप वेलोसिटी पे, जिसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि किसी भी एक प्लैनेट से या किसी भी सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड पे थ्रो करना कि वो वापस ना आए, वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, ठीक है, तो उसे एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला, अगर ये हमारी अर्थ है, इसकी रेडियस r है, तो v एस्केप होगा √2re और स्मॉल g, ठीक है। ये वैल्यू अराउंड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इस स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम फेंकोगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये एस्केप वेलोसिटी होती है। बाकी इसे तुम और भी तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे g इक्वल टू होता है हमारा Gme/re²। तो तुम इस g को यहाँ पे रख दोगे तो एक दूसरा थोड़ा कुछ फॉर्मूला मिल जाएगा, वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर थोड़ी सी कुछ हाइट से फेंक रहे हो, ठीक है, h हाइट से, तो यहाँ पे re+h हो जाएगा g, ठीक है। इस तरह से तुम फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर सकते हो। और बाकी तुम यही मून पे भी निकाल सकते हो। वहाँ पे क्या हो जाएगा, मून की रेडियस आ जाएगी और g आ जाएगा मून का, और 2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि मून के ऊपर इतनी रेडियस है, इतना g है, तो वहाँ पे क्या इसकी वेलोसिटी होगी, तो तुम वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो हो गई ये चीज़। अब इसी के साथ आती है एक और चीज़ हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो सैटेलाइट भी बोल देते हैं, तो सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अभी कोई सैटेलाइट है हमारी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम छोड़ देते हैं, घूमती रहती हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे इस ऑर्बिट कर रही है, ठीक है, ये सैटेलाइट घूम रही है। अभी ये जो घूम रही है, तो इस पे घूमते हुए तुम्हें क्या पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, mv²/r होता है। यहाँ पे ये रेडियस re है, तो ये +h हो जाएगी, re+h। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये किसके बराबर है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ग्रेविटी दे रही है। तो यहाँ पे क्या है, g me m/re+h का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और v हो जाएगा हमारा Gme, सब कुछ ही अंडर रूट में आ जाएगा, Gme/re+h, ठीक है। ये हो जाएगी v। अब ये हमारी क्या है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। यहीं पे तुम क्या कर सकते हो,
जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच स्क्वायर क्या होता है, जी होता है, यही तो होता है जी। तो यहाँ से क्या है, आर ई प्लस एच एक इधर ले जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या है, जी आर ई प्लस एच के, तो ये क्या है पूरा पूरा जी आर ई प्लस एच। तो वी इक्वल टू अंडर रूट आर ई प्लस एच जी। अगर ये एच हाइट थोड़ी सी स्मॉल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आर ई जी। तो ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी इक्वल टू आर जी। ठीक है, एस के वेलोसिटी हमने क्या पढ़ी थी, अंडर रूट टू आर जी। ठीक है, तो रिलेशन क्या है तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखी है और एस के वेलोसिटी पूछ ले तो वी एस के इक्वल टू होती है अंडर रूट टू वी ऑर्बिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर तुमसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो टाइम पीरियड अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो। टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ये, मान लो 2 पाई सर्कमफ्रेंस के बराबर आर ई प्लस एच। ठीक है, अब स्पीड क्या है, वी ऑर्बिटल। तो वी ऑर्बिटल तुम यहाँ से, ये है हमारी, इसे यहाँ पे रख दोगे अंडर रूट जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। और एच को तुम अकॉर्डिंगली रख सकते हो कि अगर सरफेस पे है तो एच 0 कर दोगे, जितनी हाइट पे उतना रख दोगे, तो ये टाइम पीरियड की यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई होप तुम्हें ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड समझ में आ गया होगा, ये रिलेशन समझ में आ गई होगी। अभी एक और चीज़ आती है कि इसकी एनर्जी इसकी टोटल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो अब ये घूम रही है तो इसके पास कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हाफ एम, इसके लिए थोड़ा साफ कर देते हैं इसे यहाँ से। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम ई एम ओवर आर। ठीक है, तो इसे तुम आर ई प्लस एच भी लिख सकते हो तो अभी ये टोटल एनर्जी है। अभी देखो यहाँ से एम वी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ से एम वी स्क्वायर ओवर आर कितना हो जाएगा, मतलब अभी मैंने बताया था तुम्हें कि एम वी स्क्वायर ओवर आर ही होता है इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अब एम तुम कैंसिल कर दोगे, ये कैंसिल मत करो, यहाँ डायरेक्ट इसकी एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एम वी स्क्वायर हो जाएगा आर ई प्लस इधर एच चला जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये। तो इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जी एम ई एम ओवर टू आर ई प्लस एच माइनस जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। ये तुम्हें याद रखना है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ से तुम इसे माइनस करोगे तो ये माइनस हाफ आ जाएगा, जी एम ई एम ओवर आर ई प्लस एच, ये है टोटल एनर्जी। और तुम देखोगे कि ये काइनेटिक एनर्जी थी, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तुम देखोगे तो वो ट्वाइस है, अगर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे यही बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये दो रिलेशन तुम्हें याद रखनी है। काइनेट मतलब तुम अगर दे दी जाए ना काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से तुम टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, माइनस के बराबर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, ट्वाइस होगी टोटल एनर्जी के। या फिर एनर्जी निकालनी हो, पोटेंशियल एनर्जी रखी है तो हाफ कर दो उसका। मतलब इन दो रिलेशन से तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पी इक्वल टू ई और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ई, या ई जो है टोटल एनर्जी, ई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन तुम जान लो। एक होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे ट्रेवल करती हैं, उनका टाइम पीरियड सेम रहता है जो कि हमारा अर्थ का रोटेशनल है 24 घंटे। ठीक है, तो इसलिए हमें वो स्टेशनरी दिखाई देती हैं। उनकी हेल्प हम क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं और हमें मतलब ट्रांसफ़र करना होता है सिग्नल को। तो इतनी हाइट पे हम जैसे रख देते हैं तो वो रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी की वहाँ से ऐसे करके इस तरह चली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। दूसरी होती है पोलर सैटेलाइट्स। तो अगर ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है और ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, तो अगर ये घूम रही है तो जब एक सैटेलाइट हमारी जो है पोल टू पोल घूमती है, तो जब ये ऐसे घूमेगी तो ये पूरी अर्थ को कवर कर लेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैप वगैरह, हमारे जो मौसम वगैरह होता है, मेट्रोलॉजी वगैरह, उसके अंदर हेल्प करती है। ठीक है, पूरे अर्थ का जो हमारा मैप मिलता है वो भी इससे ही मिलता है। तो ये हमारी पोलर सैटेलाइट्स है वेदर वगैरह के लिए, और जियो स्टेशनरी है सिग्नल्स वगैरह के लिए, टेलीविज़न वगैरह के लिए। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक और चीज़ है वेटलेसनेस। तो अगर कोई सैटेलाइट है
तो वो अगर यहाँ पे घूम रही कोई बंदा उसके अंदर बैठा हुआ है तो उसको बिल्कुल वेट जीरो फील होता है, तो उसी को वेटलेसनेस बोलते हैं। क्योंकि तुम किसी एक वेइंग मशीन पे अगर तुम खड़े हो, ठीक है, तो तुम्हें वेट कब महसूस होता है, जब तुम उसके ऊपर खड़े हो, उसके नीचे एक mg फोर्स लग रही है और एक रिएक्शन फोर्स लग रही है ऊपर को r, उसके बराबर, तो रिएक्शन फोर्स ही वेट देती है। तो जब तुम किसी फ्री फॉल के अंदर हो, हवा में नीचे गिर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही है, तो इसलिए तुम्हें कभी भी वेट अपना महसूस नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं वेटलेसनेस। तो ग्रेविटेशन यहीं पे खत्म होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और ये पूरा पूरा चैप्टर लिखा हुआ है तुम्हारे सामने बोर्ड पे, ठीक है, तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तुम्हें सॉलिड के अंदर ये पता होना चाहिए कि सॉलिड किस तरह से बना होता है। हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि सॉलिड के जो एटम्स है वो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, ठीक है, कोई चीज़ तुम कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो हल्की सी कंप्रेस करें उसके बाद वो वापस से अपने स्टेट में आ जाएगी, तो अगर वो आ जाती है उसे तुम इलास्टिक नेचर बोलते हो। अगर कंप्रेस करने के बाद वहीं की वहीं रुक जाती है तो उसे प्लास्टिक नेचर बोलते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ों से निकल के आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, जब तुम उसे दबाते हो, ठीक है, तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। जैसे स्प्रिंग होती है तो दबाते हो तो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है, तो दबाने पे रीस्टोरिंग फोर्स जो लगी वो पर यूनिट एरिया पे जितनी लगी उसे ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट्स वही होती हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होती है स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है, जब वो कंप्रेस तुमने किया तो उसके अंदर डेल एल कुछ लेंथ का चेंज आया और उसकी इनिशियल लेंथ एल थी, तो स्ट्रेन होता है हमारा डेल एल ओवर एल। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन तुम्हें पता लग गए, इलास्टिक कौन से होते हैं, प्लास्टिक कौन से होते हैं, ये तुम्हें पता लग गया, ठीक है। अभी अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर कौन से आते हैं, देखो कोई भी लॉन्गिट्यूडनल चेंज हो रहा है, मतलब या तो इस तरह से लेंथ इंक्रीज हो रही है या लेंथ कम हो रही है, ठीक है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर आता है, इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो स्ट्रेन हो रहा है उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल ओवर एल, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। दूसरा आता है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस या सीयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं, तो ये कोई रोड है, अगर ये एल लेंथ की है और इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है ऊपर को, ठीक है, डेल एल, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ, तो ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। वहीं अगर हमारा कोई एक इस तरह से है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पर तुम फोर्स लगा रहे हो पूरी पूरी सामने से, लेकिन ये बस इसका जो अपर पार्ट है ये इस तरह से हो गया है, ज़्यादा फोर्स लगाने से ये बस ऐसे हो गया है, नीचे वाला वहीं रुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे थीटा होगा, ये लेंथ एल थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो ये चेंज आएगा ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो आएगा उसे हम सीयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, और जो स्ट्रेस आएगा उसे टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, सीयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये से बोलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, वही फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन जो स्ट्रेन है वो होगा डेल एक्स ओवर एल। स्ट्रेन जो होगा वो होगा डेल एक्स ओवर एल, और ये इक्वल टू है टेन थीटा के, ये तुम्हें याद रखना है। टेंजेंशियल स्ट्रेस के अंदर हमारा जो सीयरिंग स्ट्रेन होगा उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस सेम है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तुम्हें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमारा, तो यही बोलता है हुक्स लॉ, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो अगर तुम इन्हें यहाँ पे लेके आओगे तो एक कुछ कांस्टेंट होगा, और इसी रेशियो को बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है सभी के लिए, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या कैसे कैसे स्ट्रेस है, कैसे कैसे स्ट्रेन है, हुक्स लॉ हमने पढ़ लिया, ठीक है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को बोलते हैं मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब ये तीन तरह के हमारे आते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो के की जगह पे ये तीन चीज़ें आ सकती हैं। तो जब हमारा ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन होगा तब हम वाई को रखेंगे, ठीक है। वाई इक्वल टू होता है टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये वाई के इक्वल हो जाएगा। अब ये शेयर वाला हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन, तो ये जी के बराबर हो जाएगा। तो जी किसके बराबर होगा, एफ ओवर ए डिवाइड बाय डेल एक्स ओवर एल, तो इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो एफ ओवर ए टेन थीटा, और जब थीटा स्मॉल रहता है तो टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, वाई क्या है यहाँ पे सिंपली एफ बाई ए डेल एल बाई एल, ठीक है, ऐसे निकाल दोगे, इसे निकाल दोगे। बल्क मॉडुलस क्या है, कोई चीज़ हमने पानी के अंदर डाल दी, ठीक है,
अब पानी के अंदर तुमने डाल दी है तो उसके ऊपर जैसे जैसे वो डेप्थ में जाएगी प्रेशर इंक्रीज होता है, तो प्रेशर से क्या है कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। कोई चीज़ तुमने पानी के अंदर डाल दी तो उस पर प्रेशर लगेगा चारों तरफ से, तो इनिशियल उसका वॉल्यूम मान लो V था, तो चेंज हो गया, कुछ डिक्रीज हो गया, डेल्टा V हो गया, ठीक है। तो प्रेशर P था, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस देखा है प्रेशर के बराबर ही है, यूनिट सेम है, तो यहाँ पे हम P लिखेंगे डिवाइड बाय डेल V ओवर V, ठीक है। और ये नेगेटिव होता है क्योंकि चेंज जो है वॉल्यूम में वो माइनस की तरफ हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है ना वॉल्यूम, इसलिए नेगेटिव लगा दें ताकि B पॉजिटिव बना रहे। तो B इक्वल टू होता है PV ओवर डेल V, ठीक है। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ये हुआ बल्क मॉडुलस। और अगर तुम 1/B कर दोगे तो तुम्हें कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। B का फॉर्मूला, G का फॉर्मूला, Y का फॉर्मूला, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, सबके फॉर्मूले तुम्हारे पास है। हुक्स लॉ तुम्हें पता लग गया क्या होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। अगर इस कर्व पे मैं स्ट्रेस डाल दूं तो ये स्ट्रेन हो गया, तो ये जहाँ तक इसको फॉलो करते हैं स्ट्रेट लाइन को उसे बोलते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। जो हमारे मटेरियल्स होते हैं जो इसे फॉलो नहीं करते हैं, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम इलास्टोमर्स बोलते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, पास्कल्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले प्रेशर समझना जरूरी है। देखो तुमने एक मूवी देखी होगी गाजी अटैक, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है कि सबमरीन टाइप रहती है, और अगर तुमने देखा हो किसी सीन के अंदर, तो सबमरीन जब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली जाए कि उसकी एक रेंज रहती है कि सबमरीन की बस इतनी रेंज तक तुम लेके जा सकते हो, अगर उससे भी तुम नीचे लेके जाओगे तो वैसे फुल पैक रहती है वो, हवा बिल्कुल हवा टाइट रहती है उसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ पे आने के बाद वो इतने तगड़े लोहे के अंदर भी पानी के छेद हो जाते हैं, ठीक है, पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, बहुत तगड़े, मतलब बहुत पावर से अंदर आने लगता है, ठीक है। तो किस लिए आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है, अगर तुम्हें वो रीज़न पता चल गया तो प्रेशर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है पानी के अंदर जाने पे। अब प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अगर कोई एक वेट रखा हुआ है, ठीक है, अगर तुम उसे एक बड़े सरफेस पे रखोगे तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन वहीं अगर एक सिंपल सी कुछ सुई जैसे स्ट्रक्चर पे रख दोगे तो उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो गया है। जब एरिया ज़्यादा होगा तो ये सारा जो वेट है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाएगा इस सरफेस के ऊपर। तुमने देखा होगा बहुत सारी नुकीली चीज़ें रहती हैं, उसके ऊपर अगर तुम कुछ बैलून वगैरह रखोगे तो वो फूटता नहीं है, लेकिन सिंगल पे रखोगे तो फूट जाता है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर पानी के अंदर की हम बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे अंदर है पानी के अंदर, तो इस पे फोर्स लगती है इस पानी से, ठीक है, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी हर डायरेक्शन से इस सरफेस के, ठीक है। तो इस फोर्स और पर यूनिट एरिया जो लग रही है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं, और ये प्रेशर परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, तो इसी को प्रेशर बोलते हैं। अब पास्कल्स लॉ हमारा क्या बोलता है, ठीक है, पास्कल लॉ ये बोलता है कि पानी के अंदर, और ये जैसे डेप्थ बढ़ती है ना प्रेशर बढ़ता चला जाता है, वो बताऊंगा अभी किस तरह से बढ़ता है। पास्कल्स लॉ बोलता है अगर ये पानी है, पानी के कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर रहेगा, कहीं पे भी निकाल लो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, अगर हाइट सेम है सरफेस से तो प्रेशर सेम रहेगा, यही पास्कल्स लॉ कहता है। और इसका एग्जांपल भी है, तुमने देखा होगा कि कोई भी कंटेनर है, उसे तुम उसके अंदर पानी भर रखा है, उसे कैसे भी घुमा लो, उसके अंदर जो पानी है वो हमेशा एक फ्लैट सरफेस बना के रखता है, तुमने देखा होगा। तो इसीलिए होता है ताकि सेम हाइट पे सेम प्रेशर बना रहे, ठीक है। अगर तुम इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना लिया तुमने, ठीक है, अभी इसके अंदर तुमने पानी भर दिया, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से कनेक्टेड है, इस तरह से, ठीक है, ये है, अभी ये तीन कुछ इस तरह से बने हुए हैं। अभी तुम इसके अंदर पानी भर दो, ठीक है, तो पानी हमेशा सेम लेवल बना के रखेगा, ठीक है, ये लेवल हमेशा सेम बना रहता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि प्रेशर जो है सेम हाइट पे सेम रहना चाहिए,
तो अगर इस पे तुम पॉइंट पे निकालोगे तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर सब जगह बराबर होगा, क्योंकि नीचे से लिंक है। ठीक है, इस तरह से भी तुम्हें क्लियर दिख गया होगा। तो ये जस्ट पास कर लो समझाने के लिए कि सेम हाइट पे सेम प्रेशर रहता है, अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम बता सकते हो। ठीक है, तो अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। सबसे पहले तो एक और चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, गेज प्रेशर क्या होता है, तुमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये सेम हाइट पे सेम प्रेशर रहता है तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है। ठीक है, तो अगर ये कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है, और हमारी ग्रेविटी क्या है, जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, तो अब किसी भी हाइट पे हमारा कितना होगा प्रेशर, तो P की वैल्यू होगी रो जी एच। ठीक है, ये प्रेशर की वैल्यू है और इसे ही हम गेज प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम टोटल प्रेशर निकालोगे इस पॉइंट पे तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है P नॉट प्लस रो जी एच, तो टोटल प्रेशर कितना हुआ P नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, ये टोटल प्रेशर होता है। वहीं P टोटल माइनस P नॉट जो होता है उसे रो जी एच बोलते हैं, और यही हमारा होता है गेज प्रेशर। ठीक है, तो अगर तुमसे ये पूछा जाएगा तो तुम बस ये निकालोगे, यहाँ जो रो है हमारी वो डेंसिटी है वाटर की है, जो भी फ्लूइड है, जी हमारा पता ही है 9.88, एच जो है इस सरफेस से कितनी हाइट है वो है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है तुम देख रहे हो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा रो जी एच के ऊपर, तुम्हें ये याद रखना है, ये याद रखना है गेज प्रेशर होता क्या है। और प्रेशर मेजर करने की जो मशीन होती है उसे बैरोमीटर बोलते हैं। तुमने देखा होगा मरकरी वगैरह से हम मेजर करते हैं, तो उसकी वैसे क्वेश्चन की नीड होगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर तुम मरकरी भर दोगे, ठीक है, और एक ट्यूब इसके अंदर डाल दोगे इस तरह से उल्टी करके, तो उसके अंदर मरकरी राइज कर जाएगी, क्योंकि वैक्यूम है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे सेम प्रेशर होना चाहिए अंदर भी बाहर भी, क्योंकि यही पास्कल लॉ कहता है। तो यहाँ पे अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पे वो हाइट इंक्रीज हो जाएगी इसकी मरकरी की, तो यहाँ पे वो उतना ही प्रेशर मेंटेन करेगी जितना बाहर है। तो इस मरकरी की हाइट से हम मेजर कर लेते हैं कि बाहर कितना प्रेशर है, तो ये 76 सेंटीमीटर के आसपास ही चली जाती है। तो इतना ही हमारा होता है। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये mm रहता है। ठीक है, इतना mm, तो प्रेशर हम ऐसे मेजर कर सकते हैं इस हाइट के अकॉर्डिंगली, तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बस तुम याद रखो बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो इस सब के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। और ये यहाँ पे सेंटीमीटर ही था, 17 सेंटीमीटर। तो देखो ये कुछ हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई तुमने एक पिस्टन टाइप लगाया हुआ है और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक कार तुमने रखी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके ऊपर तुम्हें फोर्स लगानी है, मतलब देखो यहाँ पे तुम एक फोर्स लगाओगे नीचे की तरफ, तो उससे एक प्रेशर जो है उसके ऊपर पड़ेगा, वाटर के ऊपर, वो प्रेशर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जो प्रेशर यहाँ से लगेगा प्रेशर यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स F लग रही है मान लो, और इसका एरिया है A1 F1। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब यहाँ से जो अपवर्ड फोर्स लगेगी, क्योंकि प्रेशर तो सेम डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगी F2 और एरिया है इसका मान लो A2। ठीक है, तो F1 ओवर A1 इक्वल टू होगी F2 ओवर A2। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो अभी तुम क्या कर सकते हो, F2 जो है हमारी, यहाँ से F2 निकल के आएगा A2 ओवर A1 F1। अब एरिया जितना ज़्यादा कम होगा ये F2 फोर्स उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब तुम कम सेम फोर्स पे इस फोर्स को इंक्रीज कर सकते हो एरिया कम करके। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है A2 ओवर A1। तो इसकी वैल्यू तुमसे डायरेक्ट पूछ ली जाएगी, या कोई सा भी वेरिएबल दे देंगे, पूछ लेंगे किस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। बाकी एक और यहाँ पे हमारा नुकसान है, क्योंकि अगर अब यहाँ पे देखो एक और लॉ फॉलो करता है, अगर ये L1 लेंथ तक गया है, ठीक है, नीचे, तो यहाँ पे कुछ L2 लेंथ तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसकी रिलेशन क्या है, तो यहाँ से होती है L1 A1 इक्वल टू L2 A2। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेंथ पे यहाँ पे बस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो L2 जो होता है हमारा वो होता है L1 A1 ओवर A2। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें ये चीज़ पता लग जाएगी कि A1 जितना ज़्यादा कम होता चला जाएगा, L2 डिस्प्लेसमेंट उतनी ही कम होगी। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन तुम्हें याद रखनी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर यूज़ होता है, तो वो डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे और तुम सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, पहले थोड़ा सा एक बेस बना देते हैं। तो कोई भी तुमने देखा होगा पानी जब तुम थोड़ा सा कम स्पीड पे चालू करते हो, कोई भी टंकी वगैरह खोलते हो, तो उसमें एकदम फ्लो बिल्कुल काफ़ी स्ट्रीमलाइन जैसा दिखता है, मतलब स्मूथ दिखता है, तो उसे स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। जैसे मान लो इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत स्लोली हो रहा है, तो जो पार्टिकल अभी यहाँ पे वो इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है,
तो जो इसके पीछे आने वाले पार्टिकल हैं वो सब सेम पाथ को ट्रेवर्स करेंगे, जो आगे वाले ने किया वही पीछे वाले ने किया। तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। वहीं अगर ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए, एक दूसरे को वेलोसिटी वेक्टर काटने शुरू कर दें, तो उसे टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह तुम्हें डिफरेंस पता लग गया। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन बनेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। ठीक है, कोई भी एक पाइप है, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड जा रहा है, यहाँ पे एरिया A1 है और जो हमारा फ्लूइड जा रहा है उसकी स्पीड है V1। यहाँ पे एरिया A2 है और जो फ्लूइड है उसकी स्पीड है V2। तो ये A1 V1 इक्वल टू होता है A2 V2 के। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। इससे तुम्हें निकाल सकते हो कि बाद में स्पीड क्या होगी, एरिया क्या होगा, सब कुछ निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ पे एरिया कम है और हमें वो चीज़ सेम रखनी है, मतलब ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। एरिया कम होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, और एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड घट जाएगी, ताकि ये चीज़ कांस्टेंट बनी रह सके। तो इस पर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा बर्नौली प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे V1 है स्पीड, A1 एरिया है, यहाँ पे V2 है, A2 एरिया है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ हाइट H1 है, यहाँ हाइट H2 है। ठीक है, तो बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारा प्रेशर है प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे, तो हाफ m बाय पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी बन जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा V² प्लस mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो भी रो gh हो जाएगा। ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द पाइप। ठीक है, कहीं भी जाओगे ये चीज़ कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। यहाँ से क्या पता लगता है कि जो हमारा प्रेशर है जब वो इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि ये चीज़ कांस्टेंट बनी रहे। इस तरह से अगर कहीं पे वेलोसिटी तेज हो जाएगी फ्लूइड की, तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। यही सबसे ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन है बर्नौली प्रिंसिपल की। अब इसका यूज़ करके हमने थोड़ी सी चीज़ें करी हैं, तो हम देख लेते हैं हमने क्या किया है इसका यूज़ करके। नेक्स्ट हमारा टॉरिसरी लॉ। तो ये इसी के बेसिस पे है, ये जो बाकी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लो कि ये है एक कंटेनर है, इसके अंदर एक फ्लूइड है और यहाँ से एक ओपनिंग है। ठीक है, और यहाँ पे V है स्पीड, और ये फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ प्रेशर है P और यहाँ बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ठीक है, और हमें स्पीड बतानी है। ये यहाँ से हाइट है H। ठीक है, तो ये V क्या होगी, तो हम इसी की हेल्प से निकालते हैं वो। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू √2gh प्लस 2P माइनस P0 डिवाइड बाई रो। ये रो क्या है, डेंसिटी है इस फ्लूइड की, और P है प्रेशर जो यहाँ पे है, और ये टोटल फार्मूला है। तो ये स्पीड निकालने का फार्मूला है, इसी के ऊपर आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। जब यहाँ पे ये ओपनिंग अगर तुम यहाँ से खोल दो ऊपर से, तो P0 के बराबर हो जाएगा, हवा है क्योंकि, तो यहाँ P0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और स्पीड हमारी आ जाएगी √2gh। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। वेंचुरीमीटर का ये याद रखो कि ये इसी कंसेप्ट पे बेस है। तुमने देखे होंगे जो बार्बर वगैरह रहते हैं उनके पास स्प्रे रहते हैं, या फिर तुम घर पे भी यूज़ करते हो पानी वगैरह के, तो वेंचुरीमीटर होता है। नॉर्मली इस तरह से बना हुआ होता है, मतलब यहाँ पे इस तरह से यूट्यूब टाइप स्ट्रक्चर रहता है पानी का अंदर की तरफ को, यहाँ फ्लूइड है। तो जैसे ही तुम उसे प्रेस करते हो तो यहाँ पे स्पीड बढ़ती है हवा की, जिसकी वजह से क्या प्रेशर ड्रॉप होता है और ये पानी ऊपर की तरफ आ जाता है और फिर वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसी के बेस पे काम करता है वो। स्पीड बढ़ने से प्रेशर ड्रॉप हुआ और वो पानी ऊपर उठा और बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो तुम्हें बस कंसेप्ट याद रखना है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे कि मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, पूछ सकते हैं वो लोग तुमसे। तो मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, और डायनामिक लिफ्ट क्या होती है। जो हार्ट अटैक होता है वो भी इसी के बेसिस पे होता है, कि जो अंदर की आर्टरीज रहती है ना, उसके अंदर कुछ, जैसे ये आर्टरीज है तो फ्लैग टाइप जमा होने लगता है जब तुम कोलेस्ट्रॉल वगैरह का ज़्यादा वैसा कुछ जमा होने लगता है। तो उससे क्या है कि यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये कम हो जाती है, इसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, फिर अंदर से हार्ट और तेज ब्लड पुश करता है, वो और ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप करता है, तो फिर इस तरह से वो साइकिल कंटिन्यू होकर हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो भी इसी के बेसिस पे होती है। बाकी तुमने देखा होगा क्रिकेट के अंदर जो बॉल स्पिन करते हैं तो वो स्विंग करती है इधर को, तो वो कैसे करती है मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, छोटा सा एग्जांपल। ये बॉल है, ये मान लो ऐसे घूम रही है, अगर ये आगे की तरफ को जा रही है तो एयर इस तरह से जा रही होगी। ठीक है, इस तरह से एयर का फ्लो हो रहा होगा।
अगर तुम रिलेटिव स्पीड देखोगे तो यहाँ बॉल आगे की तरफ घूम रही है और एयर पीछे की तरफ हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड जो ऊपर बढ़ गई है और नीचे की तरफ स्पीड कम हो गई है। तो स्पीड बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, P2 हो जाएगा ज़्यादा P1 से। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी अपवर्ड, ठीक है। इसी को डायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं, इसी को मैग्नस इफेक्ट भी बोलते हैं। इसी का हम यूज़ जो एयरप्लेन वगैरह रहते हैं ना, उन्हें स्पीड देके उनकी जो विंग्स रहते हैं वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी एक लिफ्ट लगती है, वो आगे की तरफ उड़ जाता है। तुम देखा होगा ना, वो पेपर के प्लेन्स बनाते हैं, जब उसे हम एकदम ऐसे छोड़ते हैं तो एकदम से ऐसे ऊपर उठता है, तो डायनेमिक लिफ्ट होती है, वो इसी तरह से लगती है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है, देखो हमने देखा था फ्रिक्शन क्या होता है, सॉलिड्स के बीच में होता है, हर जगह फ्रिक्शन है। तो वहीं अगर लिक्विड की हम बात करें तो जब पानी फ्लो करता है तो उसकी लेयर्स होती हैं, तो उनकी लेयर्स के बीच में भी एक फ्रिक्शन होता है, जिसको हम विस्कोसिटी से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको ईटा जो है इसकी, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी यूनिट होती है पोइजली PL, ठीक है। मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, मेजर कैसे करते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट। ऐसा फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस का तुम्हें पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और डेल L ओवर L होता है स्ट्रेन, और रेट है तो डेल्टा T और होगा, और डेल बाई डेल टी V हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, V ओवर L, V क्या है स्पीड, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FL ओवर AV, ठीक है। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, इसी की यूनिट होती है पोइजली PL, और इससे तुम निकालते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एक मास है 0.01 kg का, वो यहाँ पे बांध दिया है, यहाँ पे एक छोटी सी लिक्विड की लेयर है, और ये इसके थ्रू यहाँ पुली है, इसके थ्रू ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस पर एक टेंशन लग रही होगी, तो कुछ फोर्स लग रही है इधर को, ठीक है। और अब वो फोर्स इस पर भी लगेगी, तो हमें विस्कोसिटी निकालनी है इस लिक्विड की, ठीक है। तो हमें स्पीड की बिना कि इतनी स्पीड से ये इधर को जा रहा है, इसकी थिकनेस है 0.3 mm, और इसका जो हमारा ये पूरे के पूरे का जो सरफेस एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर है। तो स्ट्रेस कितना लग रहा है इसके ऊपर, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कैसे निकालोगे, ये मास है तो mg के बराबर ही फोर्स लग रही होगी इधर को भी, तो मास गिवन है g हमें पता ही है, तो इससे निकल गई फोर्स। अब एरिया हमें गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया हमारा ये फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस निकल गया। अब स्ट्रेन क्या है हमारा, स्ट्रेन रेट वो है V ओवर L, ठीक है। तो वेलोसिटी भी हमें गिवन है 0.085, लेंथ इसकी जो थिकनेस है वो कितनी गिवन है 0.3, 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब हमें स्ट्रेस भी है स्ट्रेन भी है, इसको डिवाइड कर देंगे इस पूरी क्वांटिटी से, हमें क्या मिल जाएगा, ईटा मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके अंदर पुट करोगे तो मिल जाएगा, फोर्स भी तुम्हें पता है, एरिया भी तुम्हें पता है, L भी पता है, V भी पता है, ईटा निकल जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया ये बनेगा विस्कोसिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेनॉल्ड नंबर, RE से हम इसे दिखाते हैं, ठीक है। तो अब रेनॉल्ड नंबर का क्या सीन है, अब देखो फ्लो तुम्हारा टर्बुलेंट होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, या कुछ बीच का होगा, तो वो तुम इससे डिफाइन करते हो। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज़्यादा आता है तो तुम उसे टर्बुलेंट फ्लो बोलते हो। अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर इससे कम आता है, ठीक है, लेस देन दिस, ठीक है, पहले क्या था, इससे अगर ग्रेटर आता है, x जो हमारा आया है वो इससे ज़्यादा है तो टर्बुलेंट है। अगर जो x है हमारा वो इससे लेस देन है तो हमारा स्ट्रीमलाइन है। और अगर 2000 के बीच में है, ठीक है, मतलब 1000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन है, 2000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट है, 1000-2000 के बीच में तो उसे अनस्टेडी बोलते हैं। निकालते कैसे हैं, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है ρVd ओवर ईटा। ईटा क्या है, विस्कोसिटी है वही, ठीक है। रो है डेंसिटी लिक्विड की, V है वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है, D है इस पाइप की डायमेंशन, कोई भी एक पाइप है उसका अगर डायमीटर मान लो D है, ठीक है, तो यहाँ पे वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उससे रखोगे, डेंसिटी रखोगे, ईटा रखोगे, तो तुम उसके अंदर फ्लो का निकाल सकते हो रेनॉल्ड नंबर। अगर वो 2000 से ज़्यादा आया तो वो टर्बुलेंट फ्लो है, अगर 1000 से कम आया तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, बीच में आया तो अनस्टेडी है, ठीक है। ऐसे तुम निकालोगे रेनॉल्ड नंबर, इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। लास्ट है हमारा स्टोक्स लॉ। अब देखो जैसे तुमने हवा के अंदर देखा होगा बारिश की बूंदें गिरती हैं, ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि अगर कुछ भी हवा ना हो और पानी गिर रहा है ऊपर से तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती चली जानी चाहिए, ठीक है, नीचे आकर बहुत तेज स्पीड पर गिरनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब रेन ड्रॉप ऊपर से ड्रॉप होती है तो इंक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आती है VT, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती है अर्थ सरफेस पे, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले इंक्रीज होगी लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद वो फिर सेम वेलोसिटी से नीचे गिरती है। तो उसका रीज़न क्या है, जब वो नीचे गिर रही है तो इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, रेजिस्टिव फोर्स, जो एयर की वजह से है,
उसे बोलते हैं हम स्टोक्स लॉ, ठीक है। इसके मतलब फोर्स होती है, स्टोक्स फोर्स भी बोलते हैं उसे हम। इसका फोर्स होती है, वो फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा ए, और ये होती है वी स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड किसकी है, इसी की है जिससे वो नीचे गिर रही है। ईटा विस्कोसिटी है लिक्विड की, और ए क्या है हमारा, अगर ये ड्रॉप है, इसे हम सर्कुलर मान रहे हैं तो इसकी रेडियस है, ठीक है। बाकी तुम्हें पता ही है। तो ये विस्कस फोर्स होती है जो ऊपर की तरफ लग रही है। तो जब एक फोर्स नीचे लग रही है mg, और एक फोर्स ऊपर को लग रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, और एक नेट स्पीड vt से ये लिक्विड ड्रॉप जो है नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है। तो उसे इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये vt का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो डेंसिटी ये है रो, ये है हमारी उसकी जिसके अंदर वो गिर रही है, ठीक है। और सिग्मा जो है, मान लो जैसे ये एयर है, ठीक है, एयर के अंदर वाटर ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप की डेंसिटी होगी सिग्मा, और रो होगी हमारी इसकी जो एयर है। लेट मी करेक्ट, मान लो ये हमारी एयर है, तो एयर की डेंसिटी है हमारी यहाँ पे सिग्मा, और जो ड्रॉप है पानी की उसकी डेंसिटी है हमारी रो, ठीक है। तो जो ड्रॉप है उसकी है रो, और जो एयर है उसकी है सिग्मा। उसकी वैल्यू तुम यहाँ पे रखोगे। इस तरह से ये ऑयल हो सकता है, तो ऑयल की डेंसिटी सिग्मा रहेगी, और उसके अंदर जो भी चीज़ गिर रही है उसकी डेंसिटी रो रहेगी। उनकी वैल्यू तुम यहाँ रखोगे। ईटा जो है विस्कोसिटी है इसकी मीडियम के अंदर जिसके अंदर वो गिर रही है, और यहाँ पे जी की वैल्यू रखोगे। ए जो है इस ड्रॉप की रेडियस है, और ये 2/9 तुम्हें पता ही है। तो यहाँ से तुम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो कई बार तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डेंसिटी गिवन होगी, विस्कोसिटी दे देंगे और रेडियस में दे देंगे, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हें दे देंगे, ए निकालने को बोल देंगे, तो तुम निकाल सकते हो इस डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज़ कर। तो ये लास्ट टॉपिक है, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। तो ये क्या होती है सरफेस टेंशन? देखो, तुमने देखा होगा कि कई बार किसी सूखी जगह पे अगर पानी की ड्रॉप गिर जाए तो ऐसी की ऐसी रहती है, वो ऐसे फैलती नहीं है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं फैलती? क्योंकि उसे फैलने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो वर्क नहीं कर पा रही, ठीक है। तो वो वर्क जो करना पड़ेगा पर यूनिट एरिया को कवर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, उसे ही हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम बोलें कि कोई एक लिक्विड है, वो इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ लिक्विड भरा पड़ा है, उसे एक एल लेंथ इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर डी है और ये एल है, ठीक है, तो ये डी एल एरिया इंक्रीज करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये जो वर्क है ये सरफेस एनर्जी है पर यूनिट एरिया, तो ये हमें देती है सरफेस टेंशन एस, ठीक है। और इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब एक फोर्स चाहिए और इस एल लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ भी हमारी क्या होती है, सरफेस टेंशन ही होती है। क्योंकि यहाँ तुम देखोगे, अगर इसकी यूनिट देखोगे तो ये फोर्स और लेंथ है, नीचे लेंथ का स्क्वायर है, तो ये भी तुम्हें फोर्स पर यूनिट लेंथ ही देगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ सेम है, सेम फॉर्मूला है। इनकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर इनवर्स, जो कि सरफेस टेंशन की है। और ये क्यों आती है फोर्स, ठीक है, थोड़ा बेसिक भी पता होना चाहिए। तो कोई सरफेस है और ये अंदर की तरफ लिक्विड है, तो अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल में उठाओगे तो उस पर जो नेट फोर्स रहती है वो जीरो रहती है। वहीं अगर यहाँ सरफेस के किसी ड्रॉप को उठाओगे तो इस पर एक नेट फोर्स जो है नीचे की तरफ को रहती है। तो इसे निकालने के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वर्क ही हमारा क्या होता है, सरफेस एनर्जी होती है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सरफेस टेंशन समझ में आ गई होगी। तो अभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा एक लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉप है, वो सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। दो तरह की फोर्स होती है, एडहेसिव और कोहेसिव। एडहेसिव क्या है कि दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल है। मतलब मान लो कुछ सॉलिड का यहाँ पे मॉलिक्यूल है और एक ये इसके अंदर ड्रॉप है, वाटर का मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच की फोर्स जो होती है वो एडहेसिव है। वहीं ये जो इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, तो वो जो सेम तरीके के मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो अगर सेम इनकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स से, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होगा, तो ये याद रखना है। तो ये एक दूसरे को वेट नहीं करेंगे। वहीं अगर ये एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती तो ये कुछ ऐसा सा हो जाता, ड्रॉप ऐसे बन जाती, पानी फैल जाता, ठीक है। तो ये थीटा क्या हो जाता हमारा, ये एक्यूट हो जाता, ठीक है, और ये इसे वेट कर देता सरफेस को। तो अगर एंगल एक्यूट होगा तो सरफेस वेट होगा, अगर एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो सरफेस वेट नहीं होगा। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो कैपिलरी राइज पे है। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ जिसपे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक हमारी वाटर ड्रॉप है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है और बाहर एयर है, ठीक है। तो अंदर मान लो प्रेशर पी नोट है, सॉरी इसे पी आई बोलते थे इनसाइड, इसे बोलते हैं पी आउटसाइड, ठीक है। तो जहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस बनता है, अंदर से बन रहा है कॉन्वेक्स सरफेस, तो वहाँ प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है। तो पी आई माइनस पी नोट इक्वल टू होगा
2s ओवर इसकी रेडियस अगर r है तो r के, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा। तुमसे पूछ लेंगे कि बाहर का प्रेशर बताओ, अगर अंदर इतना है, अगर अंदर इतना है तो बाहर का प्रेशर बताओ, बाहर इतना है तो अंदर का प्रेशर बताओ। तो डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है ये, ठीक है। ये एस क्या है, सरफेस टेंशन है जो गिवन होगी तुम्हें। वहीं अगर कोई पानी है, उसके अंदर एक एयर बबल आ जाए, ठीक है, पानी के अंदर एयर बबल आ जाए, तो अभी भी इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर कम होगा, और फॉर्मूला सेम रहेगा, पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2s ओवर r, ठीक है। सरफेस टेंशन इस लिक्विड की रहेगी। तीसरी चीज़ है कोई एयर बबल है, ठीक है। अब बबल क्या रहता है, बबल की 2 लेयर रहती है इस तरह से, ठीक है। ये एयर बबल है, हवा के अंदर जैसे वो उड़ा देते हैं ना, तो इसके अंदर P इनसाइड I है और P आउटसाइड ये है। तो यहाँ क्या होगा, पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 4s ओवर r, r इसकी एवरेज रेडियस है। तो ये 2 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो ये तुम्हें बिल्कुल याद रखना है। और अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं, कैपिलरी राइज, उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। कैपिलरी राइज क्या होती है कि तुमने देखा होगा कोई बहुत पतली सी स्टिक है जिसके अंदर छोटी सी ट्यूब है, और ये हमारा कुछ वाटर टब टाइप है। इसके अंदर अगर तुम उसे डाल दोगे तो एकदम पानी राइज कर जाता है, वाटर लेवल थोड़ा सा इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, तो इसे बोलते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। जो रुई वगैरह रहती है उसके अंदर तेल जिस तरह से ऊपर चढ़ता रहता है बार बार, तो उसे भी कैपिलरी राइज ही बोलते हैं। तो इसके अंदर कितनी हाइट तक जाएगा ये तुमसे पूछ लेगा, तो वो तुम्हें निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बड़ा बनाया था ताकि तुम्हें समझ में आए। मान लो यहाँ तक इंक्रीज हो गया, तो ऊपर जाके कुछ ऐसा सरफेस रहता है, अगर इंक्रीज होगा तो ऐसा ही सरफेस बनेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस है a, ठीक है। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, जो ये इंक्रीज हाइट होगी, रो जी एच इक्वल टू होगा 2s ओवर a कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। थीटा क्या है हमारा, यहाँ पे ये इसकी a है, ये इसका सेंटर है इस लाइन का, ना कि ये जो सर्कल अगर इसमें कंप्लीट करता हूँ तो इसकी रेडियस यहाँ कुछ बनेगी, ठीक है। ये जो सेंटर है ये इस ट्यूब का है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इसके बीच में, ये थीटा है। तो यहाँ पे ये थीटा ये है, सरफेस टेंशन s है, a इसका रेडियस है ट्यूब का, रो जो है डेंसिटी है इस लिक्विड की, जी तुम्हें पता ही है, h जो हाइट होगी। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कितनी हाइट तक जाएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा 2s cos थीटा ओवर a रो जी। तो ये फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें थीटा के बिन होगा, ये 2-4 चीज़ें तुम्हें दे देंगे, और तुम्हें डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इतनी हाइट तक वो कैपिलराइज होगा, तो तुम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो फीडबैक दो अपना, बाकी कल को मिलेंगे नेक्स्ट 2-3 चैप्टर लेके। थैंक यू।